नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। इस वीडियो में जो हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने जा रहे हैं ये आपके नेट जीआरएफ के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में जो आपका पीजीटी या टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक फैक्ट जो ग्रुप में पूछा गया था कि जो द्विजदेव हैं वह रीतिमुक्त हैं या रीतिबद्ध हैं। तो मित्रों यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आपके पास डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास है तो उसमें पेज नंबर 338 है जिस पे द्विजदेव के बारे में लिखा है। डॉक्टर नगेंद्र ने साफ साफ लिखा है कि द्विजदेव जो है उनका समय 1820 से 1861 है, और साथ ही लिखा है कि इनकी गणना जो है रीतिबद्ध कवियों में भी की जाती है, मतलब रीतिबद्ध कवियों में भी की जाती है। इसके मतलब ये जो है रीतिमुक्त भी हैं और रीतिबद्ध भी हैं। और एक जगह क्लियर किया है डॉक्टर नगेंद्र ने कि उन्होंने बिहारी को भी रीतिबद्ध में लिखा है, ठीक है। दूसरा लिखा है कि स्वच्छंद प्रकृति का प्रभाव उनके काव्य पर अधिक था। उन्होंने श्रृंगार के रीतिग्रस्त वर्णों के साथ साथ हृदय की अनेक अंतर्दशाओं का मार्मिक उद्घाटन किया है। किसने? द्विजदेव ने। तो इसीलिए जो है उनको घनानंद और ठाकुर के पथ पर अग्रसर कहा जाता है कि इन्होंने जिस तरीके से घनानंद और ठाकुर जी ने लिखी हैं अपनी रचनाएं, वैसे ही रीतिमुक्त तरीके से द्विजदेव ने भी कुछ रचनाएं लिखी हैं। रीतिबद्ध भी हैं ये और रीति मुक्त भी हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। साथ ही अगर आप बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं तो पेज नंबर 338 और 339 डॉक्टर नगेंद्र आप क्लियर कर लीजिए। ओके, अब चलते हैं अपनी क्लास पर। क्लास देखते हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन है स्थापना और तर्क का, और यहाँ से अगर आप सही से पढ़ लेते हैं, मैं भी कोशिश करूँगी कि क्लास जो है 25 मिनट की बन सकती है, क्योंकि पूरे फैक्ट जो है यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन नहीं मिलेंगे तो फैक्ट मिलेंगे। ओके, तो स्थापना क्या है इसकी? आधुनिकता एक अनवरत और अंतहीन प्रक्रिया है। आधुनिकता जो है एक अनवरत और अंतहीन प्रक्रिया है, और इसका रीजन लिखा है क्योंकि प्रत्येक परिवर्तन नए संशयों, सिद्धांतों और संभावनाओं को जन्म देता है। तो इससे आप क्या समझेंगे कि हाँ ये बिल्कुल सही है, दोनों ही सही हो जाएंगे इसके, ठीक है। अब यहाँ इसका फैक्ट देख लेते हैं। क्या लिखा है कि देखिए, आधुनिकता शब्द जो है नवीनता का बोध कराता है, और यह एक अनवरत और लगातार जो है प्रक्रिया चलती रहती है। तो सदैव जो है परिवर्तित होती रहती हैं चीज़ें, जिसमें हम प्रत्येक परिवर्तन नए संशय होते हैं, नए सिद्धांत होते हैं, नई संभावनाएं होती हैं, इनका जन्म होता रहता है। तो दोनों फैक्ट जो हैं सही हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वह है आपका कि दिवस का अवसान समीप था। ये जो है किसका है? प्रियप्रवास से लिया गया है, और ये प्रियप्रवास के किस सर्ग में दिया गया है? तो ये प्रथम सर्ग में ही है, और ये इसके रचनाकार कौन है? हरिवंश जी हैं, और ये प्रथम महाकाव्य है खड़ी बोली का। और ठीक है, पहले ये ब्रजांगना विलाप के नाम से लिखा गया। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो दिवस का अवसान समीप था, इसमें क्या पूछा गया है कि जो यहाँ पे जो तथ्य दिए गए हैं, कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है? तो देखिए, आसमान से में लालिमा फैलने लग गई और पेड़ों की फुनगियों पर सूरज की आखिरी किरणें विराजमान थी। तो वी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे इसके बारे में फैक्ट क्या दिया गया है कि ये पंक्ति जो है जो हरिवंश जी हैं इनके प्रियप्रवास से ली गई, और यह प्रथम सर्ग से ली गई है, या खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। कितने सर्गों में लिखा है इसे आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट जो है इसको मैच करना है। तो यहाँ पे देखिए, कौन परिया बानी अरि नित नीर भरी गगरी ढरकावे। तो ये किसने लिखा है? प्रताप शाही ने लिखा है। फिर है गुलगुली गिल में, तो ये हमने कई बार आपको पढ़ाया है, तो ये पद्माकर ने कहा है। डायरेक्ट भी आप इस पेपर को सॉल्व करके जाइएगा बिल्कुल, तो आप देखेंगे एग्जाम में आपको ज़रूर कोई ना कोई फैक्ट ज़रूर मिलेंगे, 3-4 तो मिलेंगे ही। और फिर दूसरा देखिए, सेवक सिपाही, तो ये ठाकुर जी ने कहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अस्मिता मूलक विमर्श को किस साहित्यिक पत्रिका ने से संबंधित है? तो ये है आपकी हंस पत्रिका। हंस पत्रिका का प्रकाशन सन 1930 बनारस में हुआ। इसके संपादक मुंशी प्रेमचंद जी थे, और इसमें जो है अस्मिता मूलक विमर्श को सर्वाधिक संबंधित किया गया है। तो
खास दलित विमर्श और स्त्री विमर्श को हिंदी का मुख्य धारा की विषय बना देने में हंस पत्रिका का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो ये भी यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है कि दलित विमर्श और स्त्री विमर्श को हिंदी की मुख्य धारा बनाने में कौन सी पत्रिका ने सहयोग किया है या योगदान किया है, तो वह हंस पत्रिका है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, न खास हिंदी न खास उर्दू, ये किसने दिया था, तो ये शिव प्रसाद सितारे हिंद जो हैं इन्होंने ये शब्द दिए थे और इन्होंने बनारस अखबार निकाला था जो 1845 में निकाला गया है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन, मैं कहता हूँ आँखें देखी तू कहता कागज़ की लेखी, तो इसमें पूछा गया है कि इसमें कौन सा सही है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हो जाएगा, स्वानुभव और शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा। जो स्वयं अनुभव होता है वो शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा होता है। एक कोई दूसरे से सीख कर आता है, एक जो स्वयं सीखता है। तो स्वयं सीखने वाला आप मानेंगे कि दूसरों से सीखा हुआ समझ लो कॉपी किया हुआ, और जो स्वयं से सीख रहा है तो वो एकदम से मजबूत है, समझ लीजिए, है ना। तो ये यहाँ पे ये फैक्ट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, गीत नाट्य है, गीत नाट्य पूछा गया है इसमें। तो देखिए अग्निलेख है, उन्मुक्त है, नेपथ्य राग है, त्रिशंकु है। अब इसे यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए जो दिया गया है, अग्निलेख है, गीत नाट्य है, 1976 में अब प्रकाशित हुआ है और भारत भूषण अग्रवाल की रचना है। उन्मुक्त भी गीत नाटक है, 1940 में सियाराम शरण गुप्त का है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए और बी राइट हो जाए। नेपथ्य राग जो है नाटक है, 2004 में आया है, मीरकांत का है। त्रिशंकु नाटक है 1973 में, और त्रिशंकु कहानी भी है, ठीक है, और निबंध भी है। निबंध किसका है, अज्ञे जी का है। त्रिशंकु कहानी किसने लिखी है ये बताइएगा आप, और त्रिशंकु नाटक जो है ब्रजमोहन शाह का है, 1973 में आया है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वह है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सब कार्यवाहियाँ अंग्रेजी भाषा में होंगी। तो ये 348 में है, अनुच्छेद 348 में। अब यहाँ पे सभी अनुच्छेद दिए गए हैं, ये इनको देख लीजिए कि 348 में जो है अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होगा उच्च न्यायालय में, और 343 में है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी लिपि होगी। फिर है 344 में है कि राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग एवं समिति के गठन से संबंधित है, ये 344। 346 है, एक राज्य जो है दूसरे राज्य से पत्राचार जो करेगा राजभाषा में करेगा। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। फिर प्रश्न जो है आपका ये पूछा गया है कि हिंदी में प्रचलित जो है सिफारिश जो है किस भाषा का शब्द है। तो कुछ इसके लिए प्रमाण भी मिला है, कुछ जगह अरबी दिया है, कुछ जगह फारसी दिया है, लेकिन इसको करेक्ट माना गया अरबी। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका, फिर आपके जो प्रश्न है यहाँ पे आप इन चीज़ों को देख लीजिए कि फारसी से सिफारिश, आमदनी, सरकार। फिर अरबी का है किताब, मौसम, दावत। तुर्की का है उर्दू, कैंची, कालीन। ये उर्दू के शब्द हैं, इन्हें चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है क्रमागत लगाने के लिए, तो इनको हम यहाँ पे देख लेंगे डायरेक्ट कि कुकुरमुत्ता 1942, विष्णुप्रिया 1957, आंगन के पार द्वार 61 और चांद का मुंह टेढ़ा 64। फिर आपका है जमीन पक रही है, तो ये केदारनाथ सिंह जो हैं इन्होंने लिखी है। जो केदारनाथ सिंह हैं ये प्रगतिवादी हैं, वो प्रयोगवादी हैं, और केदारनाथ अग्रवाल जो हैं ये प्रगतिवादी हैं। तो यहाँ पे देखिए जमीन पक रही है, अकाल में सारस, अभी बिल्कुल अभी, यहाँ से देखो ये सभी केदारनाथ सिंह की हैं रचनाएं। नागार्जुन की जो है युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, हजार हजार बाहों वाली, ये सभी नागार्जुन की हैं। नेक्स्ट जो है नरेश मेहता जो है इन्होंने लिखी है वन पाखी सुनो, बोलने दो चिड़ को, संशय की एक रात, महाप्रस्थान। तो महाप्रस्थान आपसे डायरेक्ट भी पूछी गई है कई बार। फिर आइए देखिए अंधेरे में जो कविता है इससे संबंधित जो है फैक्ट पूछा गया है कि इसमें अंधेरे में कविता से संबंधित कौन सी टिप्पणियाँ रामविलास शर्मा की हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ पे देखेंगे कि ये जो ए और बी, ए और डी जो है जो रामविलास शर्मा है इन्होंने दिया है। तो क्या है यहाँ देखिए कि अंधेरे में कविता की मूल समस्या यही है कि मध्य वर्ग बुद्धिजीवी सर्वहारा वर्ग से तादात्म्य कैसे स्थापित करे। ठीक है। फिर आपका है डी ऑप्शन में कहा गया है कि मुक्ति बोध की मुख्य समस्या है अपना वर्ग छोड़कर दूसरे वर्ग के साथ तादात्म्य स्थापित करना। ठीक है, ए और डी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें भी क्रमागत है। तो यहाँ पे देखिए सरापा जो है इन्होंने दोहा कोष लिखा है और इनका ये समय है।
लुइपा जो है इन्होंने लुइपाद गीतिका लिखा है। पुष्पदंत हैं 10वीं सदी है। महापुराण रैकुमार और जसचरी इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। आद्यमार जो हैं इन्होंने 12वीं सदी के ये हैं और संदेश रासक लिखा है। तो ये इनके क्रम है, ठीक है। नेक्स्ट जो है प्रश्न, इसमें आपको क्रम से इसमें पूछा गया है कि डायरी साहित्य है। तो यहाँ पे देखिए, ना तो ये ऋणजल और अधजल जो है ये डायरी नहीं है, ये रिपोर्टाज है। और दूसरे जो है एक साहित्यिक की डायरी जो है ये निबंध संग्रह है, ठीक है, मुक्तिबोध का। तो इस पे बहुत चर्चा रही जब एग्ज़ाम हुआ था। तो एक साहित्यिक की डायरी, इसमें निबंध संग्रह है ये मुक्तिबोध का, और ये रिपोर्टाज है रेणु जी का। प्रवास की डायरी हरिवंश राय बच्चन की है। दिल्ली मेरा परदेश ये डायरी रघुवीर सहाय की है। और ये दोनों आपको बता दिया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका, इसमें भी आपका क्रम से लगाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन आएगा, तो यहाँ आप डायरेक्ट इसको देखें, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि देखिए सबसे पहले दंडी आएंगे, 7वीं सदी है, काव्यादर्श और आनंदवर्धन। एक प्रश्न मैंने जो कराया था कि धन्यालोक लोचन, तो धन्यालोक अगर पूछा जाए तब आनंदवर्धन है, ठीक है। और अगर धन्यालोक लोचन पूछा गया तो अभिनव गुप्त का है, ओके। नेक्स्ट जो है कुंतक हैं, ये 10वीं और 11वीं सदी है। वक्रोक्ति जीवितम। रोयक जो है अलंकार सर्वस्व लिखा है, इनका 12वीं सदी है। नेक्स्ट जो है जो भाषा से संबंधित प्रश्न पूछा ही जाता है, तो आपको ये भाषाएं याद कर लेनी है कि पहले तो आपको क्या याद कर लेना है, आपको जो अपभ्रंश हैं उनको याद कर लेना है, स्वर सैनी, मागधी, अर्धमागधी, ठीक है। उसके बाद जो ये पूर्वी हिंदी है, पूर्वी हिंदी से कौन सी निकली हैं और बिहारी से कौन सी निकली हैं, तो ये सब आपको देख लेना है, ओके। नेक्स्ट है भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ, तो ये चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य कहते हैं। फिर उसके बाद में देखिए ये चार जो हैं, इन चारों की इसको देख लेते हैं संवाद को। ये चारों ही संवाद चंद्रगुप्त नाटक से बताए गए हैं यहाँ पे, क्योंकि एक तो है इसमें क्लियर किया गया है कि भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ, ये चाणक्य ने कहा है। और बरुरुच जो है ये कहते हैं कि अत्याचार की चिंगारी साम्राज्य का हरा भरा कानन दग्ध कर देगी। और चंद्रगुप्त कहते हैं कि संसार भर की नीति जो है और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा कि आज आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। जो चंद्रगुप्त हैं उन्होंने ये कहा है कि जो है आत्मसम्मान ही सबसे बढ़कर है। नेक्स्ट जो है राक्षस जो है वो कहते हैं चाणक्य जो है विलक्षण बुद्धि का ब्राह्मण है। ये किसने कहा है, ये राक्षस कहता है चाणक्य के लिए। उसकी प्रखर प्रतिभा कूट राजनीति के साथ रात दिन जैसे खिलवाड़ किया करती है, ये जो है राक्षस कहते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका वह है कि जय पंखी के नियर होई कहे विरह की बात। यहाँ पे इसकी विशेषता पूछी गई है कि क्या है, तो इसमें विरह ताप की वेदनात्मक स्वरूप की अत्यंत विशद व्यंजना की गई है। इसे आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये नागमती वियोग खंड से लिया गया है ये पद। नेक्स्ट जो है आनंदवर्धन ने किस काव्य को ध्वनि कहा है, यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों अपने अर्थ का उत्सर्जन कर व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करें, उसे जो है काव्य की ध्वनि कहा है आनंदवर्धन ने। यहाँ पे आचार्य आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ध्वनि काव्य के संबंध में उनका मत है कि जहाँ शब्द और अर्थ दोनों अपने अर्थ का उत्सर्जन कर व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करें, अर्थात जिस काव्य में वाच्यार्थ से अधिक चमत्कारपूर्ण व्यंग्यार्थ होता है वही ध्वनि काव्य होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका कि अलंकार सादृश्य मूलक हैं, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इसे आप डायरेक्ट देखेंगे, चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं रिवीजन के लिए, और एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है। अर्थालंकार के उपभेद हैं, ये सभी दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इनका देखिए सादृश्य मूलक जो है उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, संदेह आदि। और फिर जो विरोधामूलक है असंगति, विषय, विरोधाभास। फिर श्रृंखला मूलक जो है ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रश्न, कारणमाला, एकावली, सार। न्याय मूलक है यथासंख्य, काव्यलिंग, तद्गुण। और जो कार्य संबंधी है वह है विभावना, हेतुप्रेक्षा, अतिशयोक्ति आदि। फिर आपका जो है निषेध मूलक कौन से हैं, व्यतिरेक, विनोक्ति, अपहोक्ति। और फिर है गुणार्थ, तो पयोक्ति और समासोक्ति, ठीक है। तो इन्हें आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं रिवीजन के लिए।
फिर देखिए यहाँ पे प्रश्न है आपका कि श्रद्धा और इड़ा से संबंधित मुक्तिबोध के सही कथन कौन से हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ए और बी। ए होगा क्या कहा है, इड़ा का व्यक्तित्व सामाजिक सार्वजनिक महत्व से विन्यस्त है, और बी कहा गया है कि श्रद्धा के पास कोई अपना सार्वजनिक जीवन नहीं है। और यहाँ पे इड़ा बुद्धिवाद का प्रतीक है, ये सही है। श्रद्धा में आत्मबद्ध भावुकता का अभाव है। तो यहाँ पे मुक्तिबोध के ये कथन है। अब यहाँ पे आप इसे देखेंगे तो देखिए, श्रद्धा और इड़ा जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी की प्रमुख पात्र हैं। कामायनी एक पुनर्विचार में मुक्तिबोध ने इस पौराणिक पात्रों को उनकी परंपरागत सत्ता से अलग हटकर विशुद्ध मानव चरित्र के रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने एक ओर जहां इड़ा के संबंध में लिखा है कि इड़ा का व्यक्तित्व सामाजिक सार्वजनिक महत्व से विन्यस्त है, वहीं श्रद्धा के बारे में लिखते हैं कि श्रद्धा के पास कोई अपना सार्वजनिक जीवन नहीं है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कामायनी एक पुनर्विचार जो है मुक्तिबोध ने लिखी है, लेकिन इसका प्रकाशन वर्ष क्या है इसे ज़रूर आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कारक। अब यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे जो शब्द दिए हैं कारक की परिभाषा, पंडित कामता प्रसाद गुप्त जो हैं, पंडित किशोरी दास हैं, पंडित डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे हैं, इन्होंने अलग अलग जो है इसकी परिभाषा दी है कारक की। नेक्स्ट जो है उर्वशी जो है दिनकर जी की 1961 में प्रकाशित हुई। तो उनके तृतीय अंक के आधार पर कौन से कथन सही हैं, और तृतीय अंक ही आपके सिलेबस में लगा हुआ है। अगर बन सका तो मैं इसका एक वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे जो है ए और सी राइट हो जाएगा। ए में कहा गया है कि शक्तिशाली और दुर्धर्ष पुरुष भी सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाते हैं, और सी कहा गया है कि उर्वशी कहती है यह देह जो है भाव भ्रांति है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपका बन सकता है कि उर्वशी को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला है। तो 1972 में मिला है। यह नाटक 5 अंकों में विभक्त है, और तृतीय अंक के आधार पर कथन ए और सी सही हैं। तो उर्वशी जो है 5 अंकों में विभक्त है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दिनकर जी कहाँ के, ये बिहार के हैं, और इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है 1972 में उर्वशी पर, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका वह है स्थापना और तर्क का क्वेश्चन। स्थापना है जैसे विश्व में विश्वात्मा की अभिव्यक्ति होती है, वैसे ही नाटक में रस की। तर्क है क्योंकि संघर्ष की नाट्य स्थितियों में ही रसास्वादन की प्रक्रिया विकसित होती रहती है। विकल्प है यहाँ पे दोनों ही सही हो जाएंगे। इसे आप चाहें तो एक बार नोट करके पढ़ लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और समझ लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट जो है उत्तरकांड, जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है, अंतिम कांड है। ये इसी में जो है कलयुग का वर्णन किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो प्रसंग दिया गया है तुलसीदास ने लिखा है, ए और सी सही है इसमें कि आचारहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे। और जो डी यहाँ पे सी है उसमें कहा है कि पत्नी के मर जाने और घर गृहस्थी और संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद लुटे पिटे लोग ही संन्यास ग्रहण करेंगे। जो रामचरितमानस है उसमें उत्तरकांड जो है उसमें ये चीज़ लिखी है तुलसी जी ने। इसमें 7 कांड हैं, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड और सुंदरकांड और लंका कांड, ठीक है। लंका कांड जो है 7वां कांड है, सॉरी लंका कांड, और फिर जो है लंका कांड जो है छठा जो है इसका कांड है, और उत्तरकांड जो है 7वां कांड है। इसमें ही जो है कलयुग का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट जो है आपका प्रश्न वह है, निम्नलिखित में से विदेशी परिवेश पर आधारित कौन से उपन्यास नहीं पूछा गया है। तो वेदिन जो है ये विदेश पर ही आधारित है। अब इसके बारे में यहाँ देखेंगे। यहाँ देखिए, परिशिष्ट जो है IIT जैसे तकनीकी शिक्षा संस्थानों में दलित विरोधी वातावरण जो है ये जो है परिशिष्ट। और चक्रव्यूह वेदिन एक भारतीय प्रवासी छात्र की इसमें भी जो है वर्णन किया गया है, निर्मल वर्मा का है। और सफ़र के साथ ही भारतीय और पाश्चात्य परिवेश के कारण उत्पन्न समस्याएं। यहाँ पे उत्तर आपका 2 हो जाएगा, तो इसमें आपका आएगा A और B, ठीक है।
नहीं है, परिशिष्ट नहीं है, चक्रव्यूह नहीं है, और बेदिन और सफ़र के साथ ये प्रवासी हैं। नेक्स्ट जो है इसको भी क्रम से लगाना है। तो यहाँ पे आपका आंसू 1925, पल्लव 1926, स्वप्न 1929, साकेत 1931। फिर आपका प्रश्न है कि तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें कबीर को पूरे अद्वैतवाद कह सकते हैं और ना एकेश्वरवादी। कबीर से संबंधित विचार जो है किसका है, ये रामचंद्र शुक्ल जी का है, जबकि कबीर नाम से रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी लिखी है। नेक्स्ट है रामविलास शर्मा जो है, इन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी और नवजागरण का प्रकाशन वर्ष किया है, कब, तो यहाँ पे 1977 हो जाएगा। और यहाँ पे भारत की भाषा समस्या 1965, निराला की साहित्य साधना द्वितीय खंड जो है 1972 में प्रकाशित हुआ, कथा विवेचना और गद्य शिल्प 1982 में। नेक्स्ट जो प्रश्न है वह है राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा साकेत में ये कहते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है कि जो राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं, ये कहा है। और दूसरा है चारुचंद्र की चंचल किरणें, ये पंचवटी से लिया गया है। सॉरी, नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे दिया है कि नारायण नारायण साधु नर साधना, ये नहुस से लिया गया है। और फिर है साधन सहज नहीं आप योगियों की भी, विष्णुप्रिया से लिया गया है। आशा फिर क्या है सर्वसाधारण के लिए, राम ही कृपा करें तो पार करें उनको, ये पंक्ति जो है विष्णुप्रिया से ली गई है। नेक्स्ट जो है प्रश्न आपका वह है किस आचार्य ने शक्ति लोक व्यवहारादि में से प्राप्त निपुणता तथा काव्यांजों की शिक्षा प्राप्त कर किए गए अभ्यास को काव्य हेतु माना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजशेखर, ठीक है। और ये चारों जो दिए गए हैं यहाँ पे परिभाषाएं दी गई हैं, इनको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा, ये ध्वन्यालोक लोचन जो है अभिनव गुप्त की उसमें दिया गया है। प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्र संवेते, ये राजशेखर ने दिया है। नेक्स्ट है मैच करने के लिए, तो यहाँ पे कामायनी एक पुनर्विचार और अधूरे साक्षात्कार, इतिहास और आलोचना, प्रेमचंद और उनका युग। तो यहाँ पे ये आपका कामायनी एक पुनर्विचार 1961 में मुक्तिबोध ने लिखा है, अधूरे साक्षात्कार 1966 नेमिचंद्र जैन है, इतिहास और आलोचना 1957 नामवर सिंह, प्रेमचंद और उनका युग 1952 रामविलास शर्मा। नेक्स्ट जो प्रश्न है इसको क्रम से लगाना है, तो इसमें परीक्षा गुरु 1982, गोदान 1936, शेखर एक जीवनी 1941 और तमस 1973। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वह है मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है, ये आपका जो है कौन किससे कह रहा है, तो ये मल्लिका का अंबिका के प्रति जो है संवाद है, आषाढ़ का एक दिन से। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका वह है निम्नलिखित में से कौन सा निबंध रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित नहीं है, तो सौंदर्यबोध और शिवत्वबोध, ये जो है यहाँ पे नहीं है पूछा गया, तो और बाकी सभी हैं, ठीक है। सौंदर्यबोध और शिवत्वबोध ये नहीं लिखा है। तो ये थी आज की क्लास जिसमें हमने 35 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप लोगों के लिए। क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर आप फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जहां आपको डेली क्विज कराई जाती है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।